हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपन तैयार करने वाले हैं, जिसमें एल का मतलब एक प्रेरकत्व है जिसे अपन कुंडली कहते हैं, और आर का मतलब एक प्रतिरोध। तो एक कुंडली और एक प्रतिरोध है, वो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़े होंगे। तो इस प्रकार का जो आपको एक सर्किट दे रखा है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अभी अपन चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी भौतिक राशियां आपको दे रखी हैं और क्या क्या चीज़ें अपने को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत दे रखा है जिसका इक्वेशन V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। और इसके आगे श्रेणी क्रम के अंदर दो ऑब्जेक्ट लगे हैं, एक प्रतिरोध लगा हुआ है और एक कुंडली लगी हुई है। प्रतिरोध की वैल्यू R है और कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो आपको L दे रखा है। जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो होगा, प्रतिरोध के सिरों के ऊपर जो विभवांतर आएगा उसको अपन VR लिखेंगे, और कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर आएगा उसे अपन VL कहेंगे। देखिए, अकेला प्रतिरोध जब प्रत्यावर्ती वोल्टता सर्किट के अंदर जुड़ा हुआ था उस कहानी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, और कुंडली जब प्रत्यावर्ती सर्किट के अंदर जुड़ी हुई थी उस समय भी आपने पूरे टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ा है। तो इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि दोनों टॉपिक जिसमें केवल रेजिस्टेंस और केवल प्रेरकत्व लगा हुआ हो, उन दोनों टॉपिक्स को आप बेहतर तरीके से तैयार करें। उसके बाद आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बेहतर रिजल्ट और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोनों जो टॉपिक हैं उनका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा। चलिए, थोड़ी सी चर्चा अपन उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर करते हैं ताकि अपन इस टॉपिक के आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अपन जुड़ सके। आपको पता है कि वोल्टता का जो इक्वेशन अपन लेके चलते हैं वो V इज इक्वल्स टू होता है सर V नॉट साइन ओमेगा टी। मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे। और ये का जो इक्वेशन है इसको यदि मैं प्रतिरोध की वोल्टता कह दूं, प्रतिरोध के सर्किट के अंदर यदि वोल्टता कह दूं, तो आपने देखा था कि इसके अंदर जो धारा का समीकरण आता है वो आता है I नॉट और साइन ओमेगा टी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि केवल प्रतिरोध के टॉपिक में वोल्टता और धारा जो होती है वो दोनों समान कला में होती है। उसके बाद में अपन केवल कुंडली की बात करें तो केवल कुंडली के लिए यदि आपने वोल्टेज को VL से लिखा और उसकी इक्वेशन V साइन ओमेगा टी लिखा, और आपने कहा था कि जो करंट की वैल्यू आएगी केवल कुंडली के सर्किट के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो वोल्टता की अपेक्षा कितनी पीछे होती है। टॉपिक में बेहतरीन तरीके से आपने समझा है, याद भी होना चाहिए। हर बार अपन उसी टॉपिक को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जब आगे वाले टॉपिक में उसी चीज को जब अप्लाई करना होगा तो याद रखना होगा। तो यहां पे जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो π/2 कला पीछे होती है। तो इसका जो इक्वेशन आया था वो आपके पास ओमेगा टी माइनस π/2 आया था। कंप्लीट है। दोनों टॉपिक्स में आपने रिजल्ट यही पढ़े हैं। अब इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा सा अपने को चेंज करना है, थोड़ा सा इन रिजल्ट्स के अंदर परिवर्तन करके और आज के इस टॉपिक के साथ अपने को कनेक्ट होना है। करना क्या है, आप लोगों को एक वोल्टेज का इक्वेशन लेना है। ये जो V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी लिया है इसको लेना है। अब इसमें मेरे सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर प्रतिरोध के अंदर वोल्टता और धारा दोनों समान कला में थी, और यहां पे ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और इस सर्किट से जब धारा प्रवाहित होगी तो वो धारा इन दोनों में से समान रूप से प्रवाहित होगी। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे जो करंट की वैल्यू है वो ओमेगा टी कला में आ रही है, और यहां पे ओमेगा टी माइनस π/2 कला में आ रही है। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण इन दोनों में जो करंट है वो समान कला में मुझे लेना चाहिए। ठीक है बेटा। अब करंट को समान कला में कैसे बनाएं? ये जो दोनों रिजल्ट हैं वो तो एक दूसरे से संबंधित हैं। आप इन दोनों टॉपिक्स में ये एक बात कह सकते हैं कि सर या तो आप करंट को π/2 कला पीछे कर दें, और यदि आप करंट को ओमेगा टी रखना चाहते हैं तो आप ये बात कह सकते हैं कि वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे है। अरे भाई, बात तो वही है कि दवाई को सोने से पहले लेना है या दवाई लेने के बाद सोना है। कहानी तो एक ही है, कहने का तरीका अलग है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि करंट है वो π/2 पीछे है, या ये कह सकते हैं कि वोल्टता है वो करंट की अपेक्षा π/2
आगे है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इसमें से ये π/2 हटाऊं, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि π/2। अब मेरा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि प्रतिरोध के अंदर से जो करंट जाएगा वो ओमेगा टी कला में होगा, और कुंडली के अंदर से जो करंट जाएगा वो भी ओमेगा टी कला में होगा। और अपन जानते हैं कि श्रेणी क्रम में होने के कारण जो करंट है वो दोनों में एक ही कला में होना चाहिए। अब बात आती है सर वोल्टेज की। तो वोल्टेज में अपन क्या करेंगे, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में तो वोल्टता और प्रतिरोध एक ही कला में होते हैं, तो इनको अपन आधार मान करके चलेंगे, और इसके साथ ये करंट अपन सेम कला में अप्लाई करेंगे। और जब वोल्टेज की बात करेंगे कुंडली के लिए, तो उस वोल्टेज को अपन π/2 कला आगे कर देंगे। थोड़ा सा फंडामेंटल आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके और थोड़ा सा टॉपिक के बारे में मनन कीजिए कि मैंने आप लोगों को क्या सिखाने का प्रयास किया है। आज के इस टॉपिक में अपन वोल्टेज का एक इक्वेशन लेकर के चलेंगे, और आप कहेंगे कि सर वोल्टेज का इक्वेशन तो यही लेकर के चलते हैं अपन हमेशा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। आज टॉपिक में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, आपको उस चीज को समझना है, और 2-4 बार लिख करके 1-2 बार वीडियो को प्ले करके याद भी करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले तो अपन वोल्टेज का एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर अपन आधार धारा को मान करके चलेंगे आज, क्योंकि इसमें दोनों में धारा है वो समान कला में चलेगी। जब धारा दोनों में समान कला में चलेगी तो प्रतिरोध के ऊपर जो वोल्टेज का इक्वेशन आएगा वो ये लिखेंगे, और कुंडली के सिरों के ऊपर जो वोल्टेज का इक्वेशन आएगा उसको अपन ये लिख देंगे। उसके बाद में अपन टॉपिक को शुरू करेंगे। इस टॉपिक में जो अपना उद्देश्य है वो दो ही बातें निकालना होता है। एक, परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण, उस धारा का शिखर मान कितना है, और वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर कितना है। कलांतर की वैल्यू अभी तक आपके पास 3 तरह की वैल्यू आई है। केवल प्रतिरोध के टॉपिक में कलांतर 0 होता है, केवल कुंडली के परिपथ के अंदर वोल्टता को π/2 आगे कह दें या धारा को π/2 पीछे कह दें। देखिए यहां पे कंफ्यूजन की स्थिति होती है, अच्छे से समझ करके क्लियर करोगे तो समझ में आएगा, रटने से याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब अपन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो अपने पास जो कलांतर है वो कुछ अलग तरीके का आएगा। कितना आएगा, वो 0 से और π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि अपनी वजह से ये 0 बनाता है, ये अपनी वजह से π/2 कलांतर बनाता है। दोनों का जब प्रभाव होगा तो ना तो इसकी चलेगी और ना इसकी चलेगी, तो कलांतर है वो 0 से ज्यादा और π/2 से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक को अपन शुरू करते हैं। तो यहां पर अपन ये जो सर्किट दे रखा है इसके बारे में 2 लाइनों के रूप में पैराग्राफ लिखते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R को और प्रेरकत्व L को जोड़ते हैं। ठीक है सर, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है प्रारंभ में जब अपन शुरुआत करेंगे तो वो यही इक्वेशन मान करके चलेंगे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1 कह दिया। ठीक है सर, अब परिपथ में बहने वाली जो धारा का समीकरण होगा वो आदर्श समीकरण क्या आएगा। यहां पे मैं लिखता हूं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ध्यान देना, धीरे धीरे आप टॉपिक को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। बस आप लोग वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। पहली बार आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि पहली बार में ही आप पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज देखें तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या लिख दूं बेटा, मैं यहां लिख दूं सर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद में अभी सर अब मेरे को पता ही नहीं है कि कलांतर में धारा है वो आगे होगी या पीछे होगी, तो चलो प्लस माइनस लगा दीजिए। एंगल है वो कितना भी हो सकता है, तो आप इसको थीटा कह सकते हैं या फिर कलांतर को आप फाई से भी लिख सकते हैं। कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, आप थीटा लिख दें या फाई लिख दें, इसको अपन समीकरण नंबर 2 लगा देते हैं। ठीक है सर, अब अभी अपन ने बात करी थी कि वोल्टेज में और इस प्रतिरोध में और इस कुंडली के ऊपर जो वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज की कला में कुछ अंतर होगा। अभी आप लोगों ने यहां पे समझा है, मैं दोबारा आप लोगों को वो एक बार पिक्चर दिखा देता हूं।
यहाँ पे आपने पढ़ा है कि सर धारा है वो दोनों में श्रेणी क्रम में है तो समान कला में जाएगी, तो वोल्टता के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है, कुंडली की जो वोल्टता है वो π/2 कला आगे होगी। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपने इस बात को समझा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता या विभवांतर कितना हो जाएगा। प्रतिरोध कितनी वैल्यू है प्रतिरोध की, प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा। विभवांतर का इक्वेशन क्या आएगा सर, अभी आपने बताया है, इसको मैं वी आर कह देता हूं। केवल पर्टिकुलर आर के लिए कह रहे हैं तो संकेतांक लगाया छोटा सा आर। चलिए इक्वेशन क्या होती है सर, V बराबर V नोट होता है। यह वोल्टता का शिखर मान है। कौन सी वोल्टता का, प्रतिरोध की वोल्टता का शिखर मान है। तो सर आप आर इसके साथ यहां भी लगा दीजिए, हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो वी आर है ये तात्कालिक क्षणिक मान है, ये जो वी ओ आर है ये इसका शिखर मान या मैक्सिमम मान है। आगे क्या लिखेंगे बेटा, साइन ओमेगा टी, इसे अपन इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अब अपन लिखेंगे कि प्रेरकत्व या कुंडली कह सकते हैं आप लोग, प्रेरकत्व क्या लिखेंगे, एल के सिरों पर विभवांतर, एल के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा है कि सर प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा उसके विभवांतर की अपेक्षा इसका जो विभवांतर है कितना आगे होगा बेटा, π/2 कला आगे होगा। इक्वेशन नंबर 4 इसे डाल देते हैं। कंप्लीट, दोनों बातों को अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आप एक बात जानते हो कि सर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का और धारा का एक ही कला में होती है। ठीक है, तो मैं इस बात को यहां पे नोट डाल करके या चूंकि डाल के लिखता हूं, चूंकि प्रतिरोध के लिए, चूंकि प्रतिरोध के लिए क्या वोल्टेज वी आर और धारा को क्या लिखेंगे, वह धारा, इसको लिख देता हूं मैं आई। आई क्यों लिखा सर आपने, आई आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा दोनों श्रेणी क्रम में हैं और अपन जानते हैं कि करंट तो दोनों में से श्रेणी क्रम में होने पर समान ही जाता है। चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ के आए हो, यदि दोनों समांतर क्रम में होते तो करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाती। तो इसलिए इसके साथ में आर या एल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों क्या होंगे, प्रतिरोध के लिए वी आर और धारा आई कौन सी कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। सर बहुत अच्छे से इस बात को हम जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है बेटा, मजा ही आ गया आज तो। समान कला में होने का मतलब क्या है, एक तीर के चिन्ह के द्वारा बता दूं क्या, ये करंट की डायरेक्शन और यही आपके प्रतिरोध के वोल्टेज की डायरेक्शन, दोनों समान कला में। सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। आप वीडियो की स्क्रीन को यहाँ पॉज करेंगे और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लिख लेंगे समझते हुए। चलिए अब प्रतिरोध की तो बात हो गई अकेले की, बात कर लेते हैं अपन प्रेरकत्व के लिए या कुंडली के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि प्रेरकत्व के लिए, प्रेरकत्व के लिए क्या होगा, प्रेरकत्व के लिए जो विभवांतर है, विभवांतर उसको क्या लिखा था आपने सर, विभवांतर को वी एल लिखा था। विभवांतर का मान जो है वो धारा, धारा क्या लिखेंगे, धारा तो आई लिखेंगे ना, अभी अपने चर्चा करी है। विभवांतर है वो धारा से π/2 कला क्या होता है, π/2 कला आगे होता, विभवांतर आगे होता है, धारा एक ही बात है सर, पीछे लिख दो, धारा पीछे होती है, विभवांतर आगे होता है। अब विभवांतर और धारा का ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना करके देखो कुंडली के लिए या प्रेरकत्व के लिए। सर इस तरफ मैं यदि आई को लिखूं तो वोल्टेज तो इससे आगे होगा, ये आगे हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं वी एल से। अब आप इन दोनों ग्राफ को मैच करो बेटा, थोड़ा सा इनमें एक संयोजन बनाने का प्रयास करो। संयोजन बनाने का प्रयास करूं तो यदि करंट को मैं एक्स एक्स की डायरेक्शन में लूं
तो यहां पर भी करंट को मैंने एक्स एक्स की डायरेक्शन में लिया है। प्रतिरोध के अंदर जो विभवांतर आएगा वो भी एक्स एक्स की डायरेक्शन में आएगा, जानते हैं अपन अच्छे से। और कुंडली में जो प्रेरकत्व में जो विभवांतर आएगा वो धारा से पाई बाय 2 कला आगे हो जाएगा। तो अब मैं ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको यहां से उठा करके इसकी एक्स एक्स की लाइन के ऊपर रख सकता हूं, समझ में आ गया। और जैसे ही ये ग्राफ यहां पे एक्स एक्स की लाइन पे आएगा तो यहां पर अपन वी आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वी आर लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध का वोल्टेज या विभवांतर एक्स एक्स पे आएगा, प्रेरकत्व का विभवांतर वाई एक्स पे आएगा। दोनों का यदि अपन सदिश योग करें तो उनका जो रिजल्ट है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा और वो हो जाएगा आपका परिणामी विभवांतर। क्या हो जाएगा? परिणामी विभवांतर। लेकिन बात तो अपन धारा की करने वाले हैं, तो देखिए किस तरीके से अपन धारा का जो व्यंजक है वो निकालेंगे। तो यहां पे मैं एक छोटी सी हेडिंग लगाऊंगा कि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना है। और आप जानते हैं कि जिस परिपथ में प्रेरकत्व लगा होता है उसमें जो प्रतिरोध का कार्य करेगा उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिघात। केवल अकेला प्रेरकत्व लगा हुआ हो तो प्रतिरोध को प्रतिघात, कौन सा? प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और जब परिपथ में केवल कैपेसिटर लगा होता है उस समय प्रतिरोध का जो कार्य होता है उसे अपन धारितीय प्रतिघात कहते हैं। लेकिन आज आप लोगों को एक बात अच्छे से समझनी है कि जब परिपथ में प्रतिरोध भी लगा हुआ हो और जब परिपथ में कुंडली भी लगी हुई हो तो इन दोनों की उपस्थिति में जो प्रतिरोध का कार्य करेगा उस वैल्यू को अपन प्रतिबाधा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबाधा। मात्रक क्या होगा? सर मात्रक तो ये भी प्रतिरोध का कार्य करता है तो डेफिनेटली ओम ही होना चाहिए। तो यहां पे मैं एक छोटी सी हेडिंग लगाता हूं और फिर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना आएगा वो निकालना है और परिपथ में जो प्रतिबाधा आएगी, जो प्रतिरोध की वैल्यू है, उसको अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रतिघात को अपन ने एक्स से लिखा था, प्रेरकीय प्रतिघात को एक्स एल से, धारितीय प्रतिघात को एक्स सी से लिखा था। यहां पे अपन प्रतिबाधा कह रहे हैं तो अपन प्रतिबाधा की एक छोटी सी डेफिनेशन भी आगे चल करके पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहां पे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि आर और एल की उपस्थिति में जो प्रतिरोध का कार्य होता है उसे अपन प्रतिबाधा कहते हैं और इसे अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो ऊपर वाले इन दोनों ग्राफ को एक साथ बना करके और सदिश फॉर्मेट के द्वारा अपन इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं एक्स एक्स की डायरेक्शन बना लेता हूं। तो बेटा एक्स एक्स की डायरेक्शन में मैं यहां से ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास एक्स एक्स की वैल्यू आ गई और यहां पे कौन सी वैल्यू आ रही है? धारा की वैल्यू आ रही है। और ये धारा का कौन सा मान है? ये इसका मैक्सिमम मान है। तो धारा का शिखर मान आई नोट कह देता हूं। और इस आई नोट की डायरेक्शन में ही कौन है? प्रतिरोध की वोल्टता है। इस प्रतिरोध की वोल्टता को मैं वी आर कह देता हूं। इसकी वैल्यू मान लीजिए यहां है। अब प्रेरकत्व का जो विभवांतर होगा वो आपका जेड एक्स की डायरेक्शन में या वाई एक्स की डायरेक्शन आप कह सकते हैं, इस डायरेक्शन में होगा और इसको कह देता हूं मैं वी एल की वैल्यू। अभी के लिए दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन इनको जब आपने सदिश रूप में निरूपित कर दिया तो आप यहां से एक लंब खींचे, डॉटेड लाइन के द्वारा इस लंब को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहां से आप एक लंब खींचे, इसको भी आप डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरीके से। कंप्लीट है? अच्छे से क्लियर है बेटा? तो इन दोनों के बीच में जो मूल बिंदु से होकर के ग्राफ जाएगा और जो इन दोनों के कटान बिंदु पे मिलेगा कुछ इस तरह से, ये जो ग्राफ आएगा वो इसके शिखर मान का वैल्यू आ जाएगी। किसका शिखर मान? परिणामी वोल्टता का शिखर मान आ जाएगा। तो ये जो आपके पास आपने लाइन लिखी है इसको अपन V का मैक्सिमम मान वी ओ आर कह देंगे और इस तरफ जो आपने वैल्यू लिखी है ये अपन वोल्टेज, प्रेरकत्व के वोल्टेज का विभवांतर का मैक्सिमम मान कह देंगे और इन दोनों का जो रिजल्ट है इसे अपन परिणामी शिखर मान कह देंगे। वेक्टर लगा दीजिए। तो वेक्टर फॉर्मेट के द्वारा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि ये जो OVL है, इस OVL को हटा करके आप यदि यहाँ रखेंगे तो सेम ही तो वैल्यू है। समांतर रूप में अपन इनको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आप लोगों को कक्षा 11 में सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम याद होगा। तो यदि एक वेक्टर को मैं यहाँ लिखूं और इस OL की वैल्यू को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दूं, तो ये मेरे पास P वेक्टर, ये मेरे पास Q वेक्टर, और इन दोनों भुजाओं को मिलाने पर त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो विपरीत दिशा में, इनकी डायरेक्शन क्या चल रही है, आगे आगे, फिर ये आगे होना चाहिए, लेकिन इसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा है। तो सदिश संयोजन का जो त्रिभुज नियम है उसका जब आप पालन करेंगे तो बिना किसी ज्यादा कहानी के लिखे आप डायरेक्ट इस डायग्राम के द्वारा, किताब में आपको और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा कहानी मिल सकती है, इसको आप O कह दें, इसको A वेक्टर कह दें, इसको B कह दें, इस रिजल्ट को आप P कह दें, यहाँ पे तो मैं कम से कम P लिख ही देता हूँ। तो फिर आप लिखेंगे कि सर OA वेक्टर, फिर A से P वेक्टर, उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो OP वेक्टर होगा। तो इतना सारा कुछ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि VO का जो वेक्टर होगा वो यहाँ पे VOR का वेक्टर आएगा, और प्लस इसकी वैल्यू को क्या कहेंगे आप, VOL का वेक्टर कह देंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अपन परिणामी वैल्यू निकालते हैं। तो परिणामी वैल्यू निकालेंगे तो पहले सदिश के और दूसरे सदिश के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का है। और सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का रिजल्ट क्या आया था, P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना है, दोनों सदिशों के बीच का एंगल, चाहे आप यहाँ से निरूपित कर दें, पूरा ये पूरा निरूपित कर दें, चाहे यहाँ रख दें, थीटा का मान 90, कोस 90 का मान 0, तो कोस वाला फंक्शन तो डायरेक्ट हट जाएगा। परिणामी वैल्यू क्या बचेगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सदिश संयोजन, किसका नियम, सदिश संयोजन त्रिभुज नियम। ठीक है, त्रिभुज नियम, और दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि VOR जो है इसका वेक्टर और VOL है इसका वेक्टर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। थीटा का मान 90, डायरेक्ट रिजल्ट लिखो तो VO की वैल्यू जो आएगी वो सर VOR का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VOL का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ आपने स्क्वायर हटा रखा है तो रिजल्ट स्वरूप दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, और इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन कह देंगे। कौन सा इक्वेशन कह देंगे, आप इसको अगला समीकरण नंबर डाल दें, इसको समीकरण नंबर 5 डाल देते हैं अपन। तो ये आपके पास परिणामी वोल्टता का समीकरण आ जाएगा। वीडियो की स्क्रीन को आप पॉज करें और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे से लिख लें। मैं कॉपी को थोड़ा आगे स्किप करता हूं। चलो भैया आगे का काम करते हैं। यहां तक तो आप लोगों ने लिख ही रखा है। बताइए मेरे को, ओम का नियम लगा दीजिए। VOR की वैल्यू क्या लिखी है आपने, जल्दी बताओ। सर VOR है वो ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो I तो कितना है, करंट I जा रहा है, दोनों में सेम जा रहा है तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज का कौन सा मान है, OR लिखा आपने, शिखर मान है या तात्क्षणिक मान है, सर शिखर मान है, तो धारा का भी कौन सा मान लेना होगा, शिखर मान लेना होगा। क्या धारा के साथ में मैं यहाँ पे R और L लगाऊं, आपने डायग्राम में अच्छे से पढ़ा है कि श्रेणी क्रम में दोनों में से करंट सेम जाएगा, तो R और L लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो V बराबर I की वैल्यू आ गई। अब इसके गुणा में क्या आएगा, प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या ले रखा आपने, प्रतिरोध ही ले रखा। प्रतिरोध कितना है, R है, तो ये VOR की वैल्यू आ गई। इसी तरह से VOL की वैल्यू ले लीजिए। तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR, I की जगह I0 लिखेंगे। और प्रतिरोध कितना होगा, कुंडली के लिए प्रतिरोध का कार्य कौन करता है, सर प्रेरणिक प्रतिघात करता है। कौन करता है, प्रेरणिक प्रतिघात करता है। प्रेरणिक प्रतिघात को किससे लिखते हो बेटा, XL से लिखते हैं। ये आपको वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू उठाओ और लगाओ यहाँ पर।
जैसे ही आप दोनों वैल्यू यहाँ लिखेंगे आपको मिलेगा कि वी नॉट का अंडर रूट हटा दो यार, इस तरफ से अंडर रूट अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका स्क्वायर कर दूं, हो गया सर। इनका स्क्वायर कर दूं, हो जाएगा सर। स्क्वायर को ओपन भी कर दूं, बहुत बढ़िया सर, एक साथ ही कर दो ना। आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर और एक्स एल का स्क्वायर। क्या आ रहा है आपको? वैल्यू किसका निकालना है? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, यानी आई नोट की वैल्यू चाहिए। आई नोट की वैल्यू चाहिए तो एक काम करो, यहीं बराबर में लगा करके आई नोट का स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। हो गया? हो गया सर। आई नोट की वैल्यू चाहिए, निकाल दो बेटा। आई नोट की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, क्या आएगी? आई नोट दिस इज इक्वल्स टू, इधर आपके पास वी नॉट का स्क्वायर चल रहा है और ये जो गुणा की वैल्यू है ये बटा में आ जाएगी, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये आपके पास आई नॉट के स्क्वायर की वैल्यू आई है, सॉरी आई नॉट की नहीं आई है। और अब आप यहां से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास आई नॉट आ जाएगा। क्या आएगा? दूसरी तरफ तो मैं वी नॉट के स्क्वायर का रूट निकाल लूंगा और इस तरफ तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट लगेगा। क्या आ जाएगा सर? आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। सिंपल, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे ना, आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट नजर आएगा। क्या? ओम का नियम, आई बराबर वी अपॉन आर। किसका आर? प्रतिरोध का आर भी और प्रेरकत्व का आर भी। प्रतिरोध और प्रेरकत्व के आर का रिजल्ट कैसे निकालेंगे? दोनों को वर्ग करके रूट लिख देंगे, तो आई बराबर वी अपॉन आर नजर आ गया ना बेटा। ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। और आप अगर चाहें तो एक्सएल की जगह वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो एक सेकंड के लिए मैं इस एक्सएल की वैल्यू को रिप्लेस ना करके मैं ये कह दूं कि सर ये जो बटा में नजर आ रहा है, जो कुछ भी आपको v के बटा में नजर आ रहा है, सर ये प्रतिरोध की जगह कार्य कर रहा है। और जब परिपथ में प्रतिरोध और कुंडली लगी हुई है, उस समय जो प्रतिरोध होता है उसे अपन प्रतिबाधा कहते हैं। तो इसको आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर? आई नॉट दिस इज इक्वल टू वी नॉट, और अपन प्रतिरोध को लिखते हैं z। ठीक है? और ये आपने z का रूट लिखा है, इसको पूरे को z नहीं लिखा है। आप इस पूरे को आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का जो स्क्वायर है उसको आप z का स्क्वायर बोलोगे। ठीक है? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का जो स्क्वायर है उसको आप z का स्क्वायर लिखोगे, ऊपर रूट है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं यहां पे इस z का परिचय करवा देता हूं, जहां z जो है, z का स्क्वायर लिख दो, वो है आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। और यदि आप z लिखना चाहें तो आपको रूट लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और इसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। और प्रतिबाधा की डेफिनेशन मैं आप लोगों को अभी लिख करके बता दूंगा। लेकिन जब परिपथ में केवल प्रतिरोध और कुंडली लगी होती है, उस समय जो आपके पास प्रतिबाधा आती है उसका एक फॉर्मूला और आपको याद होना चाहिए। आर की जगह तो सर आर ही लिखेंगे, हो गया। एक्सएल की जगह क्या लिख के आए थे आप? याद करो, कुंडली वाले टॉपिक में प्रेरणिक प्रतिघात आपने क्या लिखा था सर? एक्सएल बराबर ओमेगा एल लिखा था। लिख दो यहाँ पे, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। रखो बेटा यहाँ पे, तो ये ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आप चाहें तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं सर? 2πf लिख सकते हैं। तो 2πf का होल स्क्वायर भी आप यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है? अब मैं प्रतिबाधा की एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिख सकता हूं यहां पर। क्या लिखूंगा कि यदि परिपथ में प्रतिरोध के साथ, किसके साथ? प्रतिरोध के साथ कुंडली या प्रेरकत्व भी कह सकते हैं, या फिर कुंडली के स्थान पर संधारित्र
और या फिर कुंडली और संधारित्र दोनों, कुंडली और संधारित्र दोनों। प्रतिरोध तो है ही है, प्रतिरोध का तो उपस्थित होना आवश्यक है। प्रतिरोध के साथ कुंडली हो जाए या प्रतिरोध के साथ संधारित्र हो जाए या फिर प्रतिरोध के साथ कुंडली और संधारित्र दोनों हो जाए, दोनों उपस्थित होने पर, दोनों उपस्थित होने पर परिणामी प्रतिरोध, क्या, परिणामी प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिबाधा कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर हमें प्रतिबाधा के बारे में पता कैसे चलेगा कि प्रतिरोध के साथ कुंडली है या प्रतिरोध के साथ संधारित्र है या प्रतिरोध के साथ दोनों है? तो इसके लिए आप लोगों को यहां पे क्या लिख देना चाहिए, Z के साथ में R और L लगा देना चाहिए, Z के साथ में RL लगा देना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रतिरोध के साथ में कुंडली दे रखी है। तो ये आपके पास ZRL, ZRL क्या है? प्रतिबाधा। पहचान कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। ZRL क्या है? प्रतिबाधा। कौन काम कर रहा है? प्रतिरोध और कुंडली काम कर रही है। प्रतिरोध का स्क्वायर और कुंडली की प्रतिघात का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर। वैल्यू कैसे भी रख सकते हैं, अलग अलग रूप हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां उसी रूप में लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको धारा का जो शिखर मान है, ये धारा का शिखर मान है, चाहे आप इस फॉर्मेट में लिखें चाहे आप इस फॉर्मेट में लिखें। यहां पर भी मैं Z के आगे RL लगा देता हूं, तो ये ZRL है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना आना चाहिए। जहां कहीं भी आपको Z नजर आ रहा है, आप उसके साथ में RL लगा दीजिए, ताकि आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बताइए, यदि परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ है या कुंडली लगी हुई है, उस समय प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होगा? सर धारा का शिखर मान ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम कहता है V अपॉन प्रतिरोध। प्रतिरोध जब R और L लगा हुआ है तो प्रतिबाधा काम आती है, जिसको अपन ZRL कहते हैं। ZRL की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी सर? R का स्क्वायर और XL का स्क्वायर जोड़ करके रूट निकाल दीजिए। XL क्या होता है? XL क्या होता है, क्या होता है? पढ़ा है सर हमने, क्या पढ़ा? XL ओमेगा L पढ़ा है बेटा, डायरेक्ट ओमेगा लिख देंगे। बार बार पढ़ें, अच्छा पढ़ें, बहुत मजा आने वाला है। 2-4 बार पढ़ें, 2 बार वीडियो देखें, 3 बार वीडियो देखें, नोट्स लिखें। जब तक तैयार ना हो उस दिन आपको सोना नहीं है। जो टॉपिक आप स्टार्ट कर चुके हो वो टॉपिक जब तक अच्छे से तैयार ना हो, आपको सोने का अधिकार नहीं है, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी सर दर्द कर रहा हो। अच्छे से आज का टॉपिक आज ही तैयार होगा, तभी तो 56 नंबर मिलेंगे। बड़ा मजा आएगा उस दिन। कब? जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आपकी मार्कशीट आएगी, आपकी मार्कशीट में फिजिक्स में से 100 नंबर छपे होंगे। वाह, मजा आ गया। आप भी खुश, टीचर भी खुश, आपके मम्मी पापा भी खुश, और आपका भविष्य भी सुनहरा। आनंद आ जाएगा। चलिए, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करें, अच्छे तरीके से अपने नोट्स लिख लें। चलें, अब इसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ जाता है। क्या? वोल्टता तथा धारा में कलांतर क्या होगा? वोल्टता और धारा में कलांतर क्या होगा? वोल्टता आगे होगी या धारा आगे होगी? कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा? कैसे समझें सर? अभी जो आपने डायग्राम बनाया था VOR और VOL वाला, त्रिभुज वाला, उसी को फॉलो करना। थोड़ा सा उसको मैं आप लोगों को एक बार दोबारा सिखाना चाहता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम, ये वाला चित्र नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। यार एक काम करता हूं, मैं इसको VOL वेक्टर भी यहां लिख देता हूं, क्योंकि आपने इसी को यहां प्रतिस्थापित किया था। करंट की कौन सी दिशा में है सर? करंट तो x दिशा में, यही तो है। ठीक है सर। परिणामी वोल्टता किधर आई थी? OP वेक्टर की डायरेक्शन में आई थी। ठीक है सर। आप दोनों को अच्छे से समझें और मुझे इतना बता दें कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। उस एंगल को क्या कहा था आपने प्रारंभ में इक्वेशन में? समीकरण नंबर 2 देखें, समीकरण नंबर 2 में प्लस माइनस थीटा लिखा है,
तो उसको अपने को यहाँ थीटा लिखना। समीकरण 2 में फाई लिखा होता तो यहाँ पर भी फाई लगा देते। दोनों को पढ़ करके बता दो कि वोल्टता की जो समीकरण आपने V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी ली है, उसके बाद में यदि मैं धारा का समीकरण लिखूं तो ये जो थीटा है वो क्या कह रहा है, धारा है वो पीछे है या आगे है। वोल्टता की अपेक्षा धारा है वो पीछे है या आगे है। सर वोल्टता की अपेक्षा धारा पीछे है। कितना पीछे है, थीटा एंगल पीछे। कितना पीछे है, थीटा एंगल पीछे है। इसको क्या कहेंगे, कलांतर। पता भी तो होना चाहिए ना कलांतर कितना है। अब अपन इस कलांतर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया सर। इसकी वैल्यू निकालें, निकालो सर। दे क्या रखा है, ये एंगल लिया तो इसके साथ वाली भुजा आधार, ये एंगल लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब। इन दोनों को लेकर के ही चलेंगे और कलांतर निकालेंगे। ये थीटा दे रखा है। चलो मेरे प्यारे गणितज्ञों, मैथमेटिशियन है कुछ सुपर डुपर, बोलो कौन सा एंगल लगाऊं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौन सा थीटा लगेगा, जल्दी बोलो रे। ये आधार, ये लंब, आधार और लंब, लंब और आधार, लाल बट्टा कक्का, एल एल बट्टा के ए, लाल बट्टा कक्का, लंब बटे आधार। सर टेन थीटा हो गया, तो यहां पे मैं लिखूंगा इसको टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह देखिए, ये टॉपिक अगर सेपरेट पूछा जाए, कलांतर सेपरेट पूछ लिया जाए, तो आपको ये डायग्राम उसके साथ दोबारा बनाना है। और मैं पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ा रहा हूं तो इस चित्र से भी मेरा काम हो जाएगा। बड़ा डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है, छोटे छोटे प्रश्न इसमें से निकलते हैं, समझ में आना चाहिए। टेन थीटा बराबर क्या होगा सर, लंब वी ओ एल बटा आधार। क्लियर है। मैं एक छोटा सा फंडामेंटल गुरु ज्ञान देता हूं तुम्हें, चलो याद हो जाओ, तैयार हो जाओ अच्छे से। प्रतिरोध निष्क्रिय, उदासीन है बेचारा। ये कहता है भाई मेरे बस की बात नहीं है, जिस दिशा में वोल्टता उसी दिशा में धारा। अब भाई कुंडली तू तेरा हिसाब कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा भी प्रभाव तो रख लेना। मैं भी तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं तो मेरा असर तो दिखा देना। चल ठीक है। कुंडली कहती है कि भाई जब मैं अकेली थी तो वोल्टता आगे थी और धारा पाई बाई टू पीछे थी। कितनी पीछे थी, पाई बाई टू पीछे थी। करंट पाई बाई टू पीछे था। और अब यदि प्रतिरोध लगा हुआ है तो चल तेरी कहानी भी मैं मान लेता हूं। अब की बार धारा को पाई बाई टू पीछे नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सा साथ लेकर के चलूंगा, सिर्फ तेरे कहने के कारण। नहीं तो अगर मैं अकेला होता ना तब तो करंट को पाई बाई टू पीछे ही छोड़ता। लेकिन तेरा मान लेता हूं, तेरी बात भी रख लेता हूं, इसलिए करंट लेकिन पीछे तो रहेगा भाई। हाँ, पहले भी जब मैं अकेला था तब भी करंट पीछे था, अब भी करंट पीछे तो रहेगी, लेकिन पाई बाई टू नहीं रहेगी। कितनी रहेगी वही कलांतर तो निकालना है। चलिए बेटा अपने टॉपिक में चलते हैं, यहां से कैसे पार पड़ेगी। तो आगे अपन अपने कलांतर के टॉपिक पर। यस सर आगे क्या करूं बेटा, डायरेक्ट लिख दो सर। क्या लिखूं, लिख दो समकोण त्रिभुज से। अब कौन सा समकोण त्रिभुज है, नाम तो लिया ही नहीं, मत ले तो। जरूरत क्या है, डायरेक्ट लिख दो ना यार। टेन थीटा बराबर लंब का काम कौन करेगा सर, वी ओ एल करेगा। आधार का काम कौन करेगा सर, वी ओ आर करेगा। आया ना मजा, अरे वाह सर। वी ओ एल कौन है भाई, वी ओ एल ओम का नियम कहता है कि धारा का मान और प्रतिरोध का मान। प्रतिरोध एल के साथ में, अकेला प्रतिरोध तो एक्सएल होता है। सिर्फ प्रतिरोध के साथ में करंट की वैल्यू, प्रतिरोध को आर कहते हैं सर। करंट से करंट गायब हो जाएगा, टेन थीटा बचेगा, एक्सएल अपॉन आर रहेगा। बढ़िया, मुझे तो थीटा निकालना है, टेन को जाने दो दूसरी तरफ, इनवर्स लग जाएगा, तो एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा। दिस इज नया समीकरण, दिस इज नया समीकरण। किसकी वैल्यू, कलांतर की। और अच्छे से लिखना है, हाँ सर थोड़ा तो और बताओ। थीटा बराबर टेन के साथ लगेगा इनवर्स, एक्सएल की जगह एक्सएल, बोलो रे भाइयों एक्सएल कितना सर, ओमेगा एल बटा में क्या आर। तो ये हो गया आपके पास परिणामी कलांतर। और रिजल्ट भी लिख दो कि इस परिपथ में, कौन से परिपथ में, इस परिपथ में, कौन से में, इसमें, अरे इसमें किसमें, जिसमें आर और एल जुड़ा हुआ हो। इस परिपथ में
जो प्रत्यावर्ती कौन धारा जो पीछे है उसकी बात करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा कोमा वोल्टता से, प्रत्यावर्ती वोल्टता से थीटा कोण जिसे अपन कलांतर कहते हैं क्या होती है, पीछे होती है। ये तो शुक्र मनाओ बेचारे प्रतिरोध का, उसकी बात मान ली, नहीं तो अकेली कुंडली होती ना तो इसको π/2 पीछे छोड़ देती, है ना बेटा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक तो बनता है यार। अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक पहुँच चुके हैं, देख चुके हैं, तो लाइक तो बनता है। चलिए धारा का तात्क्षणिक मान पे आ जाइए, प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान पे आ जाइए। दोबारा लिख देता हूँ, v का समीकरण क्या लेके चले, v नॉट साइन ओमेगा टी। रिजल्ट पे पहुंच गया हूँ। धारा का मान I बराबर आई नोट आएगा। मैं आई नोट नहीं लिखूंगा, मैं तो आई नोट का पूरा मान लिखूंगा। देखना चाहता हूं कि आपको आई नोट का पूरा मान आता है क्या। हाँ सर आता है। क्या होता है, आई बराबर सर वी नोट अपॉन आर होता है। आर अकेला प्रतिरोध तो है नहीं जो आर लग जाएगा, उसके साथ कुंडली भी है। और जब प्रतिरोध और कुंडली होती है तो उसे प्रतिबाधा कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल को नहीं लिखूंगा तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। आगे चलने दो सर, साइन लिखो, ओमेगा टी लिखो। वोल्टता को ओमेगा टी लिखा है, धारा पीछे है तो माइनस लगेगा। कितना पीछे है, थीटा पीछे है, तो थीटा की पूरी वैल्यू लिखो, टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, ये वैल्यू आएगी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक करंट ऑफ एल आर सर्किट। ओके, मजा आया, बहुत मजा आया सर, आनंद हो गए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब ये जो आप लोगों ने अभी किसकी वैल्यू लिखी, प्रतिबाधा की वैल्यू लिखी, इस प्रतिबाधा के लिए भी अपने को एक छोटा सा डायग्राम तो बना देना चाहिए। विशेष आवश्यकता नहीं है पर थोड़ा सा समझने के लिए बना लेना चाहिए। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स अच्छे से लिख लें। अपने को दो चीजें अभी बची हुई है इस टॉपिक में, क्या क्या, एक आप लोगों के पास ज्यावक्र बचा हुआ है और एक आप लोगों के पास फेजर आरेख बचा हुआ है। दोनों टॉपिक आज ही कंप्लीट करते हैं, इस पूरे टॉपिक को फिनिश करते हैं, आनंद आ जाएगा। चलिए अब अपन प्रतिबाधा को थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा नहीं समझते हैं। ये लिखा मैंने, ये मैंने लगाई एक्स एक्स की लाइन, बढ़िया सर। एक्स एक्स की लाइन पे कौन आएगा, ये वाई एक्स की लाइन, ये आपका मूल बिंदु। एक्स एक्स की लाइन पे कौन आएगा सर, एक्स एक्स की लाइन पे तो प्रतिरोध का वोल्टेज आता है। प्रतिरोध के वोल्टेज में प्रतिरोध कौन होता है सर, आर होता है। बढ़िया, ये आर को निरूपित कर दिया। हालांकि आर एक अदिश राशि है, लेकिन फिर भी अपन इसको सदिश रूप के द्वारा, ट्राइंगल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसको अपन ओ ए हेड के रूप में, एरो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कतई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रतिरोध है वो 100% अदिश राशि है। कुंडली का वोल्टता, कुंडली का विभवांतर वाई एक्स पे होगा। इसके प्रतिरोध को किससे लिखेंगे सर, इसके प्रतिरोध को लिख दीजिए आप एक्स एल से। क्या होता है, ओमेगा एल। लंब खींच दो, यहां से लंब गया इस तरफ, यहां से लंब गया इस तरफ, दोनों के बीच में परिणामी वैल्यू आई ये परिणामी वैल्यू हो जाएगी आपकी z की, और z क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर l का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और ये एंगल कितना बचेगा, थीटा बचेगा। याद करो यार, टेन थीटा को इसके फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे बेटा, टेन थीटा बराबर इसके सामने की वैल्यू, ये ओमेगा एल ही तो है, सामने की वैल्यू ओमेगा एल ही तो है, ये ओमेगा एल आ गया। एक्स एक्स के साथ आधार, ये लंब आधार कौन है, आर है। यही तो आया था ऊपर वाले रिजल्ट में, याद करो, यही तो पढ़ा है यहाँ पर। बस ये वोल्टेज से भी बना सकते हैं और प्रतिबाधा से भी बना सकते हैं। वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और इसको भी लिख लें।
अब अपन ज्यावक्र बनाते हैं, फिर फेजर आरेख की कहानी लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं RL परिपथ के लिए ज्यावक्र का निरूपण। चलिए सर यह भी पढ़ लेते हैं, ये लीजिए। बात कर लेते हैं अपन एक्स एक्स की। छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्स की लाइन या तो टाइम निरूपित करेगा या फिर आप इसे ओमेगा टी से निरूपित करेंगे। ये वाई एक्स की लाइन, इसके ऊपर या तो वोल्टेज आएगा और या फिर करंट आएगा। ये इसका मूल बिंदु। समीकरण क्या लिखा? V बराबर, जल्दी बोलो, V बराबर फाइनल वोल्टता, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। फटाक से इसका डायग्राम भी बना दीजिए। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी V नॉट साइन ओमेगा टी का डायग्राम। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? V नॉट, इस तरफ माइनस V नॉट। ओके, वेरी गुड सर। इक्वेशन लिखूं क्या? यहाँ लिख देता हूँ यार। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ओमेगा टी माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? धारा है वो पीछे चलेगी। धारा पीछे चलने का मतलब क्या है? कि करंट जो है वो पीछे चलने का मतलब है माइनस से शुरू होगा। लेकिन माइनस में कहां से? क्या नीचे से शुरू होगा? अगर नीचे से शुरू होने की बात होती तो विपरीत कला हो जाती। यहां पे विपरीत कला नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो थोड़ा सा अंतर कितना है? यहाँ पे आपके पास मान लीजिए थीटा का मान 0 डिग्री है, तो थीटा का मान 0 डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। तो माइनस थीटा का मतलब ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और माइनस का मतलब नीचे से शुरू होगा। तो मैं इसको इसके पीछे से शुरू ना करके और यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये ग्राफ बिल्कुल इसी तरीके से चलता जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये जो दूरी है वो आपकी कितनी है? थीटा की दूरी है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? थीटा है, जिसे अपन कलांतर कह रहे हैं। ये जो इक्वेशन है वो आपके I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा की है। और ये जो कंटिन्यूस लाइन ब्लू कलर में लिखी है वो वोल्टेज की लाइन है। ज्यावक्र आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसी ज्यावक्र को देखते हुए अपन फेजर आरेख बनाने वाले हैं। तो फेजर आरेख में क्या है कि अपने को पिछली बार की तरह, आपने पिछले 3 टॉपिक में फेजर आरेख सीखा है। और आप कहेंगे कि सर फेजर आरेख जब भी आप स्टार्ट करते थे पहले आप एक वृत्त बनाते थे, फिर उसके अंदर एक दूसरा सकेंद्रीय वृत्त बनाते थे। आज अपन फेजर आरेख को थोड़ा नए अंदाज में सीखेंगे, बहुत आसान मेथड में। वो वृत्त बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपन ने पहली बार जब फेजर आरेख सीखा था तो अपने को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए थी। अब अपने बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, इसलिए अपने को पूरा वृत्त बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए कैसे बनाएंगे सर? फटाफट हमें बिना वृत्त की सिखा दीजिए। तो अपने को क्या करना है कि ये आप लोगों को एक केंद्र ले लेना है और इस केंद्र के ऊपर आप लोगों को ये एक्स एक्स की लाइन ले लेनी है। और अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस एक्स एक्स की लाइन के ऊपर यहाँ पर आई की वैल्यू है, प्रारंभिक आई की वैल्यू, और यहाँ पर आपके पास है वी आर की वैल्यू। और ये जो सिचुएशन है वो आपकी कहाँ पर है? टी बराबर 0 की स्थिति पर। और जब टी बराबर 0 की स्थिति पर ये वी आर और आई एक्स एक्स की लाइन पे हैं, तो कुंडली की वोल्टता जो है, कुंडली का जो विभवांतर है वो आप जानते हैं कि सर 90 डिग्री एंगल होता है। तो कुंडली का जो विभवांतर होगा वी ओ एल जिसे अपन कहते हैं, ये वी ओ एल आपका यहाँ पर होगा और ये वी ओ आर की वैल्यू आपके पास एक्स एक्स पे आ जाएगी। ठीक है, टी बराबर 0 की स्थिति ये है, टी बराबर 0 की स्थिति ये है। किस कोणीय वेग से घूम रहा है? ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। टी समय बाद, टी टाइम बाद ये जो वी ओ आर है ये आपका कहाँ चला जाएगा? सर ये वी ओ आर टी समय बाद ओमेगा कोणीय वेग से जब घूमेगा तो ये ओमेगा टी एंगल बना करके
ओमेगा टी एंगल बना करके और यहाँ पहुँच जाएगा टी समय पर। और इसी टी समय के ऊपर ये जो वी ओ एल है ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ये इस वाई एक्स के साथ में ओमेगा टी एंगल बना करके आगे चला जाएगा। तो ओमेगा टी एंगल बना करके ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये इस वाई एक्स की लाइन से बिल्कुल आपको बराबर ओमेगा टी एंगल बना करके इसको आगे पहुँचा देना है और इसको कह देना है वी ओ एल की वैल्यू, और ये ओमेगा टी एंगल बन गया। अब इन दोनों का ये ओमेगा टी एंगल के बाद ये फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ गई और ये फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस फाइनल वैल्यू को आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं सर अपन वी आर की वैल्यू, और ये वी आर की वैल्यू क्या आएगी सर, आई नॉट आर के बराबर आ जाएगी। और ये जो वी ओ एल की वैल्यू है, ये वी ओ एल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी सर, आई नॉट ओमेगा एल। हालांकि मैं इसको एक्स एल भी लिख सकता हूं, लेकिन ओमेगा एल के बराबर आ जाएगी। अब क्या करें, इन दोनों का सदिश निरूपण ले लीजिए। जब आप इन दोनों का सदिश निरूपण लेंगे तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। इधर आप इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना करके आगे जाने दीजिए। ठीक है सर, हो गया। इधर ये जो वैल्यू आ रही है इसको भी आप यहाँ पे लंब खींच दीजिए, ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का जहां पे कटान बिंदु है वो आपका परिणामी वोल्टता है। पहले परिणामी वोल्टता कहाँ थी, ध्यान से सुनना बेटा, ये आपके पास वी आर है, ये आपके पास वी एल है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इनके बीच में कहीं पर होगा, इन दोनों के बीच की मध्य स्थिति के ऊपर कहीं पर होना है। कहाँ पर है उसको अपने ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा इस तरीके से अच्छे से समझ करके आए हैं। और अब आप जानते हैं कि ये तीनों के तीनों ओमेगा कोणीय वेग से आगे की तरफ चलेंगे, तो ये जितना आगे खिसकेगा उतना ये आगे खिसकेगा और ये भी उतना ही आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब अपन इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे समकोण त्रिभुज की स्थिति बना करके। तो ये आपके पास इसकी फाइनल वैल्यू आ जाती है। इसको केंद्र बिंदु से इसके मूल बिंदु से मैं यहाँ से इसको मिला देता हूं, तो ये आपके पास फाइनल वी ओ की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वी ओ की वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी, आपने लिखा है, पूरी वैल्यू लिख सकते हैं आप इसको, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, और इन दोनों का आप क्या बना सकते हैं यहाँ पर, रूट बना सकते हैं, क्योंकि अपन ने वी ओ एल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया है। तो ये आपका कंप्लीट फेजर आरेख आ जाता है। और फेजर आरेख में आप क्या सीखेंगे, आप ये सीखेंगे कि सर वी ओ आर है वो आगे चला गया और प्रतिरोध के अंदर जो विभवांतर और धारा है वो समान कला में होती है। तो ये आपकी जो धारा की इक्वेशन है वो भी आपका इसी के साथ चल रहा है, आई है वो भी इसके साथ आगे जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध के अंदर विभवांतर और धारा एक साथ रहती है। तो अब अपन कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल आ गया आपके पास इस रेड वाली लाइन में और इस एक्स एक्स की लाइन में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा जिसे अपन थीटा एंगल कहेंगे वो आपका कलांतर हो जाएगा। तो इसको मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एंगल लिख करके इसके साथ में थीटा लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे आवश्यक स्पेस नहीं मिल पा रहा है। आप इस डायग्राम को जब बनाएं तो थोड़ा सा बड़ा बनाएं, तो यहाँ पे अपन बहुत अच्छे तरीके, या फिर ये जो वी आर है इसको आप थोड़ा सा दूर लिख दें। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पर इस रेड वाली लाइन में और इस लाइन के ऊपर, ये एंगल है ये आपका कलांतर कहलाएगा। इस तरीके से आप लोग इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, फेजर आरेख कहलाएगा। तो बोर्ड परीक्षा में प्रतिरोध और कुंडली के लिए यानी प्रेरकत्व के लिए जो फेजर आरेख है वो अकेला 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आप लोगों का जो प्रतिरोध का और कुंडली का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगली कक्षा के अंदर अपन जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है और स्पेशली ये जो आर और एल का टॉपिक पढ़ा है इसके ऊपर डिपेंडेंट जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अपने पाठ्य पुस्तक में उनको अपन सॉल्व करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद आसान है, आप इस फंडामेंटल को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे। चलिए आज की कक्षा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।